Good morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells, Mandsaur, Palampur. Today I am here for our chapter number 7, the environmental changes of class 8, part 2. स्टूडेंट्स हमने पार्ट 1 में जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है उसके अंदर हमने देखा था, वेदर के बारे में देखा था, क्लाइमेट के बारे में हम पढ़े थे, चेंजिंग क्लाइमेट किस तरीके से होता है, ग्रीन हाउस फार्मिंग होता है, वो ग्लोबल वार्मिंग, और जो हमारी न्यूज़ थी फ्रॉम न्यूज़पेपर वो हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब जब सेकंड हमारा है, सेकंड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से अर्थ हमारा हीट होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफ़ेक्ट्स है वो, और किस तरीके से हम मेज़र करके ग्लोबल वार्मिंग प्रिवेंट कर सकते हैं, वो हम टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ओके, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज वो देख लेते हैं, हाउ डज़ द अर्थ गेट हीटेड। द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, क्लोराफ्लोरी कार्बन जो CFC के नाम से भी जाना जाता है, एंड द हार्लो कार्बन प्ले एन एक्टिव रोल इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सारी जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई स्टूडेंट्स, नाइट्रोस ऑक्साइड हो गई, दो CFC हो गई, ये और जो लास्ट है हमारे द हेलो कार्बन, और ये सारी जो गैसेस है ये क्या करती है, हमारा एक एक्टिव रोल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, इसका सबसे मेन रोल है। The increase in the proportion of these gases leads to the problem of global warming and the climate change। अगर स्टूडेंट्स कि ये सारी जो गैसेस है अगर इनमें इंक्रीज़ होता है, क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर इंक्रीज़ होता है, तो वहाँ से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। सो हमें क्या करना पड़ता है, इन सारी गैसेस को कंट्रोल में रखना पड़ता है। The increase in the temperature by 0.6 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 100 ईयर्स। अब इसने क्या बोला गया है हमारे को कि जो ये टेम्परेचर है जो हमारा यहाँ पे लास्ट 100 ईयर्स से कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, 0.6 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ पे बढ़ चुका है अर्थ के ऊपर। आपको डायग्राम में भी देखने मिल रहा होगा, यहाँ पे 1995 से 2004 मीन टेम्परेचर जो आपको देखो अर्थ का यहाँ पे दिया गया है टेम्परेचर एनिमोली डिग्री सेल्सियस वाला जो ये डायग्राम है वो। ओके, आपको इसमें देख सकते हो कि हमारा कितना टेम्परेचर बढ़ चुका है। ओके, अब जो हमारा 7.7 में एक और जो हमारा यहाँ पे दिया गया है डायग्राम, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, 64, जो CFC है वो कितना है स्टूडेंट, 65%, जो मीथेन है वो कितना है, 10%, जो हेलो कार्बन है वो कितना है, 0.5% है। इस डायग्राम में आपको देखने मिल रहा होगा। ईच पर्सन इन द वर्ल्ड रिलीज 4.5 मीटर टन्स ऑफ CO2। उसने क्या बोला गया, ईच पर्सन मीन्स एक पर्सन वर्ल्ड के अंदर कितना रिलीज करता है, 4.5 मीटर टन जो ऑफ CO2 रिलीज करता है। ईच पर्सन मीन्स सिंगल पर्सन स्टूडेंट्स। एंड द 100 ईयर अगोज द अमाउंट ऑफ द CO2, जो 100 ईयर अगो के बाद जो CO2 की अमाउंट थी वो वॉज कितनी थी, 275 ppm, एंड टुडे इट इज़ 350 ppm। जो 100 साल पहले कितनी थी, 275 ppm थी, अब जो आज के टाइम पे 350 कितनी होगी, ppm है। ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ppm का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्ट पर मिलियन। फॉर एग्जाम्पल 280 ppm इज इक्वल टू 0.28%। अब मैं आपको बता दूँ, जो पर हमारा जो पार्ट पर मिलियन है, एटले 280 ppm का मतलब होगा 0.28%। जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है आपको इस डायग्राम के अंदर देखने मिल रहा होगा। डेली देखो कितना इंक्रीज होता था, 1860 में देखो कितना था, यहाँ पे 0.2 से 0.4 के बीच में था। अब उससे आगे जाते 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 18 तक तो आप देखो 1880 तक तो देखो आप कितना पहुँच चुका है, 0 से 0.2 में ऊपर पहुंच चुका है। फिर उसके बाद लास्ट में हम 2000 तक देखते था, 0.4 से लेकर 0.6 के अंदर ऊपर तक पहुंच चुका है। जो हमारा जो पूरा ही एवरेज है, जो ग्लोबल टेम्परेचर क्या हो रहा है, दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी आपको क्या बताया, 7.8 वाली डायग्राम जो है वो उसमें क्या, इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ इन द लास्ट 150 ईयर्स। और आपको कितना, लास्ट 150 ईयर्स का टेम्परेचर का आपको एक ग्राफ दिया गया है, उसमें आपको बताया गया, देखो कि इतना 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 इतने सालों में इंक्रीज हो रहा है हमारा टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स इसके नीचे आपको एक टेबल दिया गया है कि उसके लिए कि स्टेट हाउ मच वी रिस्पॉन्सिबल इन एडिंग टू टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। हम कितने रिस्पॉन्सिबल है कि अर्थ के ऊपर ये टेम्परेचर फैलाने के लिए। जैसे कि आपको फर्स्ट थर्मल पावर स्टेशन है, 200 मेगावाट्स का है, ईयरली इसका टाइमिंग है,
और ईयरली ये कितना प्रोपोर्शन ऑफ गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में छोड़ता है, 9 लाख टन। कितना छोड़ता है, 9 लाख टन इसमें से निकलता है। अब मोटर कार है, मोटर कार ईयरली हम देखते हैं 17 करोड़ टन, अगर उसका जो पॉल्यूशन हमें मिलता है कितना मिलता है, 17 करोड़ टन। एसी जो 24 आवर्स मीन्स एक दिन के अंदर 2230 kg पर डे का उसका है स्टूडेंट्स, ऑन एवरेज ऑफ 2 आवर्स। अगर आप 2 आवर्स का दिन में भी चलाते हो तो 24 घंटे का कितना होता है, 2230 kg। खाली ओनली एसी का 2 आवर्स का एवरेज माना गया है। और जो टीवी है अगर आप 24 आवर्स का उसका है तो 190 kg। ट्यूबलाइट है तो उसका कितना है, 88 kg। कंप्यूटर 130 kg। जो फ्रिज है वो कितना है, 920 kg। जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो कितना करता है, 920 kg स्टूडेंट्स। इतना हमारा सब कुछ होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो क्या है, मीथेन। और मीथेन का जो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारा, इसका केमिकल रिएक्शन CH4। इसका जो शॉर्ट फॉर्म जो इसका है क्वेश्चन क्या है, CH4। ओके, द मैसिव इंक्रीज इन अ मीथेन प्रोपोर्शन फ्रॉम 315 ppm इन द ईयर 1750 टू 1764। अब 1750 से अगर 1764 के अंदर स्टूडेंट्स मीथेन कितना था, 315 ppm था। और साथ में और जो ppm इन द ईयर 2005 वॉज ड्यू टू द रीज़न लिस्ट बिलो। अब आपको उसके हिसाब से 2005 के अंदर आपको उसका नीचे का लिस्ट बताया गया है। एक्सेलिंग ऑफ द एनिमल्स एंड द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। अब रिलीज ऑफ मीथेन कितना हुआ, 14 करोड़ टन। 14 करोड़ टन होता है जब एनिमल्स का वो एक्सेलिंग और वो होता है। जो पैडी कल्टीवेशन के अंदर कितना होता है, 15 करोड़ टन होता है। एंड द डीकम्पोजिशन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसमें कितना होता है, 7 करोड़ टन होता है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नाइट्रोस ऑक्साइड। नाइट्रोस ऑक्साइड हमारा कितना है, जो प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रोस ऑक्साइड हैड इंक्रीज 270 ppm टू रिसेंट 319। पहले कितना था, 270 था, अब क्या हो गया है, 319 ppm हो गया है। ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है क्लोरोफ्लोरा कार्बन, जो से हम शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं CFC। ओके, आपको ऐसी याद रखना है कि एग्जाम में मैं पूछ सकता हूँ CFC का मतलब क्या है। ड्यू टू द यूज ऑफ द फोम, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर, AC, सर्किट, एरोस्प्रे, इससे क्या होता है, द मिनट पार्टिकल्स हैव साइज रेंजिंग फ्रॉम 1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन इज नोन एज द आर्सोल। अब इसमें क्या बोला है कि जो मिनट पार्टिकल्स होते हैं जो साइज़ के रेजिंग होता है 1 मिलियन से लेकर 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक जो बढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरोस्लोर बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये भी मेन टॉपिक है, आप इसको भी टिक कर सकते हो। मैं इसको भी एग्जाम में पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज एरोस्लोर। ओके, एक्सेट्रा। देयर हैव बीन इंक्रीज इन द CFC। ये सारी चीज़ें क्या हुआ, CFC में इंक्रीज भी हो चुकी है। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और इससे क्या हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अब वो चीज़ हम आगे देखेंगे। द चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशंस। अब जो हमारा वेजिटेशन एग्रीकल्चर का जो पार्ट है उसके अंदर भी बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चेंजेस होते हैं। द सर्टेन स्पाइसेस ऑफ द बर्ड आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग। और जो कुछ अलग अलग जो स्पाइसेस जो बर्ड के होते हैं वो भी हमें दिखने बंद हो गए, डिसअपेयरिंग हो गए, मीन्स दिखते नहीं हैं। सच एज द स्पैरो, वर्चर्स, 2000 ग्लेशियर ऑफ हिमालयज हैव बीन रिसेट एंड द मेल्टेड। अब जो हमारे जो कुछ बर्ड है जो छोटे छोटे वो चकलियाँ पहले स्टूडेंट्स हमें देखने मिलती थी सुबह सुबह, बट आज के टाइम पे फिर से हमें वो देखने मिलती है नहीं। अब जो 2000 ग्लेशियर ऑफ हिमालय है वो क्या हो गया, रिसेंट हो गया, मीन्स मेल्टेड हो गया। जो पहले जो इतना था 2001 में मई में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे देखो कितना मेल्ट हुआ है। इसके बाद 2003 का बताया गया और लास्ट में 2006 का बताया गया है। और टोटल 2000 ग्लेशियर्स हिमालय का मेल्ट हो चुका है अभी तक। दे हैव बीन इंक्रीज इन द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक द फेमाइन, साइक्लोन, एक्सिव रेन एंड द फ्लड इन द लास्ट 10 ईयर्स। और ये सारी जो गैसेज ऐसे जब बढ़ जाती है उसके कारण क्या होता है कि ये जो चीज़ें फेमाइन है, साइक्लोन है, एग्जीक्यूटिव रेन्स मीन्स खतरनाक जो हैवी रेन होती है उसे बोलते हैं, जो फ्लड्स है लास्ट 10 ईयर्स में हमारे यहाँ पे अर्थ के ऊपर बढ़ चुका है।
द प्लेस रिसीव हैवी रेनफॉल आर नाउ द एक्सपीरियंस लेस रेनफॉल। और ऐसी भी जगह आ चुकी है कि जहाँ पहले बहुत सारी बारिश होती थी, बट आज के टाइम पे क्या हो गई, वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। द राजस्थान एंड द दुबई एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल एंड देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ द रेन इन द चेरापूंजी। अब राजस्थान और दुबई के एक्सपीरियंस क्या है कि वहाँ पे हैवी रेन होती है, बट आज के टाइम पे क्या है, वहाँ पे बारिश है नहीं, और चेरापूंजी में भी है नहीं। राजस्थान और उधर हैवी रेनफॉल है, बट दूसरी जगह क्या है, चेरापूंजी में रेन ही नहीं है। द प्रोडक्शन ऑफ पल्सिस है गोन डाउन। और जो पल्सिस का जो ग्रोथ होता था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर हैज डिक्रीज। और जो ग्राउंड वाटर का भी जो लेवल था वो भी क्या हो गया है, कम होने लगा है। द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स हैव इंक्रीज द वाटर लेवल इन द ओशंस। और इससे क्या हो गया, जो मेल्टिंग ऑफ जो ग्लेशियर जो मेल्ट होता है उससे क्या होता है, वो जो वाटर लेवल है ओशंस का वो बढ़ रहा है। जो ग्लेशियर अगर पिघलेगा तो सारा पानी क्या होगा, ओशन के अंदर जाएगा, और ओशन का लेवल क्या होगा, बढ़ रहा है। दिस हैव बीन एग्रीवेट द इरोशन ऑफ कोस्ट लाइन। और ये क्या हो, एक कोस्ट लाइन होती है इरोशन की, उससे ऊपर ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। तो ह्यूमन बींग्स will fail victim of the high dehydration and the main nutrition due to the increase in the temperature। और इसमें क्या हो रहा है, जो ह्यूमन बींग्स है उसकी वजह से भी वो भी एक विक्टिम बन रहे हैं, किसके, माल न्यूट्रिशन के, और जो है डिहाइड्रेशन के जो विक्टिम है वो सारी चीज़ें डिहाइड्रेशन होता है, उनको गर्मी होती है तो चक्कर आ जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है। कोई बार स्टूडेंट क्या होता है तो उसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं, वो टेम्परेचर के वजह से ही होता है। देयर विल बी अ चेंज इन द साइकिल ऑफ सीजन्स। और क्या होता है, ये हमारे पास जो सीज़न है तो वो क्या चेंज होता रहता है, एक साइकिल बनी हुई है, उस तरीके से चेंजेस होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द समर एंड द विंटर विल चेंज। और सारे के सारे क्या होता है, विंटर में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने मिलते हैं, समर के टाइम पे हमें अलग मिलते हैं। सो सारे सीजन में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस होते रहते हैं। द स्लैंटी ऑफ द सॉइल्स इन गुजरात विल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ 25 सेंटीमीटर इन द सी लेवल। और जो हमारी स्लैंटी ऑफ जो सॉइल है गुजरात के अंदर वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि 25% सेंटीमीटर सी लेवल हमारा क्या हो रहा है, सूख रहा है, और उसकी वजह से हमारे को ज़्यादा जो हमें पानी का कम देखने मिल रहा है। देयर इज अ मार्क डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजीज लाइक क्लोरिया, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा हैव बीन इंक्रीज। और उसके वजह से क्या हो रहा है, सारी बीमारियां भी वापस से फैल रही हैं। जैसे कि बीमारियां कौन सी, क्लोरिया है होगी, डेंगू होगी, मलेरिया होगी, येलो फीवर हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया। जैसे येलो फीवर मीन्स पीलिया तो हम बोलते हैं ना उसे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही, बीमारियां भी बढ़ रही है उसी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन न होने के कारण, और या ना ही हमारे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने के कारण। द एरिया नियर द कोस्ट ऑफ द मालदीव्स, बांग्लादेश, फिलीपींस, वेस्ट इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलिया हैव बीन सबमर्ज। और उसके वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे सारे जो कंट्री जहाँ पे बताएगी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, वेस्ट बंगाल एंड द मालदीव्स, ये सारी क्या हो रही है, सबमर्ज हो रहे हैं, जो उनके एरिया जो कोस्टल एरियाज है वो। अकॉर्डिंग टू एन इंस्टीट्यूशन नेम द ग्रीन पीस, अप्रोक्सीमेटली 55 lakh पीपल लिव इन द गुजरात विल हैव टू माइग्रेट इन द ईयर 2100 सी। अब उन्होंने क्या बोला, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो ग्रीन पीस है उसने अप्रोक्सीमेटली क्या माना है, 55 लाख जो पीपल है जो गुजरात के अंदर रहते हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें माइग्रेट करना पड़ेगा। कौन सी ईयर में, 2100 सी के अंदर माइग्रेट करना पड़ेगा। द फ्लावर आर लूजिंग देयर फ्रेगनेंस ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। और जो फ्लावर है उनकी जो सुगंध है वो भी क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ख़त्म हो रही है। आजकल वो जो फूल जो पहले जैसा जो स्मेल देता था वो आज के टाइम पे देता है नहीं। द बीएफ्स आर डिसअपियरिंग फास्ट। और इसकी वजह से क्या, जो बीव्स था वो भी डिसअपियर हो रहे है। आपको देखो फोटोज़ में भी स्टूडेंट आपको देखने मिल रहा होगा, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट की वजह से आपको सब आपको नुकसान हो रहे हैं। और ये फैक्टर्स है, आपको ये 4 फोटोज़ दिए गए वो क्या एक फैक्टर्स है जिसके वजह से क्या हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। और आपको इमेज में बताया गया कि किस तरीके से CO2 फैलता है, वो आपको सारी चीज़ें बताई गई है। अब यहाँ पे जो आपको पीछे दिए गए वो क्या है, नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आपको 3 बताए गए नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन कौन से, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास और टिडल एनर्जी। अब ये आपको देख सकते हो चारों 4 इमेज आपको स्टूडेंट्स दी गई है। मेजर टू प्रिवेंट द ग्लोबल वार्मिंग। अब बेटा
जो हमारा हम ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से बचा सकते हैं, किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का प्रिवेंट कर सकते हैं, वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स देखे, वो हम आगे देखते हैं। द रिड्यूस द यूज़ ऑफ सोर्स दैट रिलीज CO2। अब जो हमें क्या करना है कि जो जो चीज़ें हमें CO2 जहाँ से आता है उसे हमें रिड्यूस करना है, मीन्स कि जो हम यूज़ करते हैं इतना उसका यूज़ कम कर देना है। दो एफोस्टेशंस एंड द कन्वर्जेशन ऑफ द फॉरेस्ट शुड बी डन। जो हमारे जो फॉरेस्ट को जो कटिंग होती है उसी चीज़ें भी बंद कर देनी चाहिए। जितने हमारे पे प्लांट्स और ट्रीज़ ग्रो होंगे उससे क्या हमारा ऑक्सीजन बढ़ेगा और CO2 हमारा कम होगा। ग्रोइंग ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने बताया अभी कि अगर आप जितने ज़्यादा पेड़ उगाओगे उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज़ करना स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। द ओपिटियम यूज़ ऑफ द मैन्योर एंड द पेस्टिसाइड्स। और इसमें क्या है, हमें जो मैन्योर और जो पेस्टिसाइड्स है उसका यूज़ करना चाहिए। उसकी वजह से द एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। और हमें क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग का मोस्टली यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या ग्रीन मैन्योर और जो कैटल मैन्योर है उसका आप यूज़ कर सकते हो। उसकी वजह से CO2 कम होगा। ऐड बायोटिक इन द फूड फॉर एनिमल्स। अब जो एनिमल्स के लिए जो आप फूड होता है उसमें क्या है, आपको बायोटिक्स ऐड करना चाहिए। द ऑप्टियम द यूज़ ऑफ द हाउस होल्ड अप्लायंस। और आपको जो ऑप्टियम है, सबको जो हाउस होल्ड का जो अप्लायंस उसका कम कर देना, उसका कम यूज़ करना चाहिए। द प्रॉपर यूज़ ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट वही चीज़ अगर आपको ज़रूरी है तो ही जाओ, नहीं तो मत जाओ। अगर आप जितना जाओगे उतना ज़्यादा आपका पेट्रोल यूज़ होगा, डीजल यूज़ होगा, उसकी वजह से क्या होगा, स्मोक व्हीकल में से बाहर आएगा तो पॉल्यूशन होगा और वापस से ग्लोबल वार्मिंग CO2 बढ़ेगा। चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और जो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उस पर भी चेक हमें करना चाहिए कि पॉपुलेशन दिन बर दिन ज़्यादातर बढ़नी चाहिए नहीं। डिज़ाइन द बिल्डिंग्स विद द सफिशिएंट वेंटिलेशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरीके से डिज़ाइन बनाओ बिल्डिंग की जिसमें वेंटिलेशन में क्या हो, हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेफ हो। इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पेपर्स। और हमें क्या करना चाहिए, जो इको फ्रेंडली पेपर है उनका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। ग्रो प्लांट्स एंड ट्री अराउंड आवर हाउस। और जो हमारे घर है उनके आसपास भी हमें क्या प्लांट्स और जो हमारे प्लांट्स है वो और ट्रीज़ उगाने चाहिए। द मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। और नेचुरल रिसोर्स का भी हमें बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा भी उनका बिगाड़ करना चाहिए नहीं। यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जुडिशली। और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जितनी वो भी क्या है एकदम लिमिटेड में हमें यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा उसका यूज़ करना चाहिए नहीं। यूज़ वाटर केयरफुली। और हमें पानी की भी स्कैरसिटी आगे जाके हो सकती है, सो हमें पानी भी अच्छे से संभाल के यूज़ करना चाहिए, उसका वेस्ट करना चाहिए नहीं। द प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और जो हमारे पास जो वाटर जो आती है रेन की, उससे क्या हमें हार्वेस्टिंग मीन्स उस पानी को हम कहीं बचा के कहीं रख सकते हैं, सो हमारे इन फ्यूचर में यूज़ कर सके। इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ CNG एंड द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और हमें क्या करना चाहिए, CNG का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर इसका यूज़ ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, हमारा पेट्रोल और डीजल कम यूज़ होगा और उसमें से कम धुआं बाहर आएगा, CNG ज़्यादा यूज़ होगा तो। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका इन्वायरमेंटल चेंजेस चैप्टर। अब अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।